हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की हम देख रहे हैं। अध्याय 5 जैव प्रक्रम के अंतर्गत चलिए आज हम 2, 3 तथा 4 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जिसमें हमें इनका आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हम 2 अंक वाले प्रश्न। पहला नंबर का प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। बच्चों यहाँ पे पहले उत्तर का आंसर देंगे। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना तथा लसलसा बनाती है, जिससे यह भोजन नली से आसानी से नीचे आ जाता है और लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में खंडित कर देता है। प्रश्न क्रमांक 2, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। बच्चों दूसरे प्रश्न में हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताएंगे कि जाइलम जड़ों द्वारा मैदा को से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए वहन करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें लिखा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। तो बच्चों इसका आंसर देंगे। इसकी आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, दूसरा है जल की उपलब्धता, तीसरा सौर ऊर्जा की उपलब्धता, चौथा है क्लोरोफिल की उपलब्धता। प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं, वसा के पायसीकरण का क्या महत्व होता है। तो बच्चों इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। भोजन में वसा बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिन पर पाचक एंजाइम को क्रिया करने में कठिनाई होती है। पायसीकरण में पित्तरस द्वारा वसा की बड़ी बड़ी कणिकाओं को यांत्रिक रूप से छोटी छोटी कणिकाओं में विभक्त कर दिया जाता है। इससे एंजाइम की प्रक्रिया आसान हो जाती है। बच्चों अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें लिखा है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे हम इसका उत्तर दे सकते हैं बच्चों कि हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तथा एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें, जिसमें लिखा हुआ है स्वयं पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो बच्चों इसका आंसर देना है कि स्वयं पोषण में जीव अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण में जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं अमरबेल। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें तो जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है आपको। मछलियां गिल्स की सहायता से श्वसन करती हैं, इसके लिए ये जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। मछलियां वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती, अतः जल से बाहर निकालने पर श्वसन के अभाव में मर जाती हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 देख रहे हैं, जिसमें लिखा है मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से देना है कि मनुष्यों के पूरे शरीर में रक्त के संचरण के एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से अनऑक्सीजनित रक्त और दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीजनित रक्त, इसलिए मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। बच्चों अब हम बात करते हैं 3 अंक वाले प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइम में के क्या कार्य हैं। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे बच्चों कि हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों की सरल पदार्थ में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्लों में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। बच्चों हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गमले में लगे स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर वैसलीन का लेप कर दिया गया, क्या यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा। तो इसका आंसर दे सकते हैं हम कि यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ नहीं बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यह श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकेगा तथा ऑक्सीजन के अभाव में इसके विभिन्न प्रक्रमों के लिए ऊर्जा का अभाव हो जाएगा। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं हो सकेगी, जिससे भोजन का निर्माण नहीं कर सकेगा। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वह नहीं होगी, इससे पौधे का अतिरिक्त जल नहीं निकल सकेगा तथा जल एवं खनिजों की जड़ से पत्तियों तक प्रवाह बाधित होगा। बच्चों अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन में, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी क्रिया है
जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है 6CO2 + 12H2O और 6C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका समीकरण दिया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें, जिसमें हमें बताना है कि उत्सर्जन का क्या महत्व है। तो बच्चों इस तरीके से इसका आंसर देंगे आप। ये देखिए, बहुत बड़ा आंसर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको कि सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाएं निरंतर होती रहती है। इससे विभिन्न उपयोगी पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि वर्ज्य पदार्थ शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं। इन्हीं अनुपयोगी या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, नहीं तो ये शरीर में अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। तो उत्सर्जन में इन्हीं अनुपयोगी पदार्थों को शरीर को बाहर निकाला जाता है। यह अंग जिनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों की शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जी अंग कहलाता है। उत्सर्जन के महत्व यहाँ पे दिए गए हैं कि शरीर के द्रव्यों का मान एवं पराश्रयणिताप को बनाए रखना। दूसरा है शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थानिक बनाए रखना। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें, जिसमें हम कह रहे हैं कि पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बता दें कि इसके द्वारा पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिससे पौधों में जल का निगमन हो जाता है। दूसरा, यह पौधों में एक खिंचाव पैदा करता है, जिससे जड़ मृदा से लवण एवं जल को अवशोषित करके पौधों के ऊपरी भाग में पत्तियों तक प्रेषित कर पाते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सभी पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए। तो बच्चों इस तरीके से आंसर देंगे कि दिन के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन बनने की दर श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनने की दर से बहुत अधिक होती है। परिणाम स्वरूप दिन में पौधे ऑक्सीजन देते हैं तथा रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, केवल श्वसन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। बच्चों अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 7 है कि स्तनधारियों में 4 प्रकोष्ठ हृदय होने के क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, इसको हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पे हम बताएंगे कि मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। दोनों बाएं प्रकोष्ठ पूर्णतया दोनों दाएं प्रकोष्ठों से पूर्व तक प्रकृत होते हैं। यह ऑक्सीजनित एवं अनऑक्सीजनित रक्त को आपस में मिश्रित होने से रोकते हैं। इसके लिए ऑक्सीजनित रक्त संपूर्ण शरीर को उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है, जबकि सिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों में होकर हृदय में एकत्रित होता है, जिससे कोई अधिक दाब नहीं होता। इसलिए सिराओं की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं यहाँ पे, 4 अंक के उत्तर यहाँ से हम देना चालू करते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वृक्काणु के बारे में लिखा है कि पृथक में अनेक निस्पंदन एकक होते हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक होते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरी बात ये कही गई कि इसके 2 भाग बने होते हैं, बोमन संपुट, जिसमें नेफ्रॉन एक प्याले के समान संरचना होती है, इसमें धमनियों कोशिकाओं का गुच्छा होता है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम अगली बात करते हैं कि जिसमें स्त्रावी कुंडलित भाग होता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे यह बोमन संपुट के पीछे की कुंडलियों का भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहले होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, यू आकार का हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडली का नलिका। तो इसके बाद यहाँ पे वृक्काणु की जो क्रियाविधि है वो समझाई गई है कि वृक्क अपनी धमनी वृक्काणु की नलिका कोशिका गुच्छ से बने हुए मूत्र, जिसमें यूरिक अम्ल आदि होता है, को एकत्रित कर लेता है। इस प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्शोषण हो जाता है। यह मूत्र प्रत्येक वृक्काणु नलिका से संग्राहक मूत्रवाहिनी में एकत्रित होता है, जहाँ से मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो यहाँ पे 3 घटक बताए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रक्त, हृदय और रुधिर वाहिकाएं। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दी गई है कि यह रक्त परिवहन का माध्यम का कार्य करता है, जो अपने अंदर विभिन्न गैसों, विभिन्न एंजाइमों, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। दूसरा है हृदय, ये रक्त को विभिन्न भागों को भेजने एवं वहां से रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। और रुधिर वाहिकाएं इनके रक्त से माध्यम से रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे अंतर लिखना हमें, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो आप ये देख रहे हैं कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर यह है कि यह प्रक्रिया कोशिका द्रव और
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह केवल कोशिका द्रव में होता है। इसका तीसरा अंतर ये देना है कि इसमें भोज्य पदार्थों को पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपूर्ण रूप से होता है। इसके बाद इसमें CO2 तथा पानी बनते हैं और इसमें CO2 तथा एल्कोहल बनते हैं और अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है और यह क्रिया कम जीवों में होती है। तो इस तरीके से वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। इसके बाद मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के पाचन कैसा होता है वर्णन करना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी बड़ा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो अमीबा अथवा पोषण कैसे कार्य प्राप्त होता है, तो चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पे अमीबा को बताया गया है कि किस तरीके से इसमें पोषण कैसे कार्य करता है, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धमनी एवं शिरा में अंतर ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला अंतर है कि इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा प्लास्टिक इलास्टिक यानी लचीली होती हैं। इसकी दीवारें पतली और बिना लचक वाली होती हैं और इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है और इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। इसके बाद यह हृदय से रक्त और उसका संबंध संपूर्ण शरीर में करती है और यह रक्त को लेकर हृदय में पल्मोग्री क्रिया सिरा को छोड़कर शेष सभी अनऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। इसमें कपाट वाल्व नहीं पाए जाते और इसमें कपाट वाल्व पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक पांचवा अंतर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करते हैं और ये रक्त का अनऑक्सीजनित रक्त का संवहन करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये धमनी और सिरा में अंतर लिखे जा सकते हैं। इसके बाद स्टोमेटा का आप नामांकित चित्र देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, इस तरीके से हमें स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाना है। और इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7 में मानव पाचन तंत्र का भी नामांकित चित्र बनाना है। और यदि इसको ध्यानपूर्वक देखें तो इस तरीके से आपको मानव पाचन तंत्र के बारे में नामांकित चित्र ये आपको बनाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, जिसमें कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये मानव हृदय का नामांकित चित्र आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बनाना है मानव हृदय का नामांकित चित्र। ठीक है बच्चों। इसके बाद अंत में यहाँ पे मानव वृक्काणु का नामांकित चित्र, ये इस तरीके से मानव वृक्काणु का नामांकित चित्र आप बनाएंगे। तो ये आपके अध्याय 5 जैव प्रक्रम के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर थे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।